नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो आइए आज हम देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री से जो भी एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर करेंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हम वे भी क्वेश्चन उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, और इसके बाद हम कुछ नए क्वेश्चनों को जोड़ेंगे इसमें, ठीक है, जो आने की संभावना जिनकी बनी रहेगी। तो शुरू करते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराई गई है। उसके बाद बना है Cu यानी कॉपर प्लस H2O यानी जल, और पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ अभिक्रिया नहीं है, यह अभिक्रिया लिखा है, ठीक है, समझिएगा। और इसमें आपको ऑप्शन में अब देखिएगा, ऑप्शन में उपचयन है, अपचयन है, उदासीनीकरण है, रेडॉक्स है। तो उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का बढ़ना, ऑक्सीजन का बढ़ना, ठीक है। तो जहां पर किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अब उपचयन कहते हैं। और जहां पर ऑक्सीजन की किसी पदार्थ के साथ कमी हो रही हो उसे अपचयन कहते हैं। उदासीनीकरण में अम्ल क्षारक की क्रिया होती है, तो यहाँ अम्ल क्षारक है नहीं। और यहाँ पर रेडॉक्स फिर है, क्या है, रेडॉक्स है। रेडॉक्स में दोनों आते हैं, कौन कौन, उपचयन और अपचयन दोनों हो। तो अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन का जो ऑक्सीजन है वह H2 में जुड़ गया, H2 में जुड़ कर H2O बना लिया। और कॉपर जो है, अब कॉपर ऑक्साइड जो था वो केवल कॉपर हो गया, यानी यहाँ ऑक्सीजन घटा है और यहाँ ऑक्सीजन बढ़ा है, यानी उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। यानी कि आपकी अपक्रिया जो है वह कौन सी अपक्रिया है, रेडॉक्स अपक्रिया है। कौन सी है, तो रेडॉक्स अपक्रिया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका 2 है, देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, लाल को क्या कर देता है, नीला। तो वह कौन सा विलयन होगा, तो वह है विलयन होगा, पहले बताइए, या अम्ल होगा या क्षार। तो आपको पता है कि लाल को नीला करने वाला क्षार होता है। कौन होता है, लाल को नीला करने वाला क्षार होता है, यानी बेस होता है। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक कौन है इसमें बताइए, 7 से अधिक 10 है, 7 से अधिक 10 है। और अगर 7 लिखा हो तो वह क्या होता है, वह उदासीन विलयन होता है। कौन होता है, उदासीन विलयन, ना तो वह अम्ल है ना वह क्षारक है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। और नीले को लाल कौन करता है, नीले को लाल कौन करता है, तो नीले को लाल करने वाला अम्ल होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा वाला है, लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। तो लिटमस विलयन जो है वह किससे निकाला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। किससे, लाइकेन के पौधे से लिटमस विलयन बैगनी रंग का जो रंजक होता है वह लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का आप लोग अणुसूत्र याद रख लेंगे, क्या होता है, NaSCO3, NaSCO3, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध जल या इसी को आसुत जल भी लिखा रह सकता है। क्या लिखा जा सकता है इसे, आसुत जल, के सुत नहीं जाएगा, इसको आसुत जल भी कहा जाता है, शुद्ध जल को, ठीक। तो आसुत जल भी लिखा रहे तो उसका भी पीएच मान कितना होता है, यह उदासीन होते हैं तो 7 होता है पीएच मान, कितना होता है, 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है। तो अच्छा ये बताइएगा, अगर 2 बलवान आदमी एक ही ताकत के सभी लोग लड़ रहे हैं तो जीत होने की संभावना किसी की नहीं बनेगी, यानी बीच में दोनों उदासीनता की चरम पे आ जाएंगे। तो उदासीन होने का मतलब क्या हो जाएगा, पीएच मान 7 हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्या, यहाँ पे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से जो बनेंगे लवण उनका पीएच मान कितना होगा, 7, ठीक। अब यहाँ पे अगर यह भी जान लीजिए कि प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षारक हो तो उसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय। अगर क्षारक प्रबल है और अम्ल दुर्बल है, क्षारक प्रबल है तो और अम्ल दुर्बल है, तो यहाँ पे उसकी प्रकृति हो जाएगी क्षारकी, और 7 से पीएच मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे क्या रहेगा, 7 रहेगा, यहाँ पर याद रखें 7 रहेगा, ये 7 हटा लीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी विलयन का पीएच मान 4 है, किसी विलयन का पीएच मान कितना है, 4 है, तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है कितना, तो यह याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर, ठीक है। एक चीज़ और याद रखें, अगर यहाँ पे 5 लिख दिया होता तब 10⁻⁵ हो जाता, 7 लिख दिया होता तब तो 10⁻⁷ हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे -4 दिया होता तब क्या होता, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया पावर में। अगर यहाँ पे पहले से माइनस होगा तो पावर में क्या हो जाएगा, 10⁻⁴
प्लस नहीं, प्लस कितना हो जाएगा 4। जब प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस रहेगा तो प्लस आएगा। तो ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा? तो इसको याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। यसीएल अम्ल होगा। ठीक है, कौन सा अम्ल होगा? यसीएल अम्ल होगा। ठीक है, आगे देखिए। 9वां, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। अब देखिए, कई लोग तो इसमें लगा देंगे फिटकरी, लेकिन फिटकरी नहीं, आपको ऑप्शन में लगाना है। आपका उत्तर जो होगा वह है विरंजक चूर्ण, याद रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एस्टिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, यानी अणुसूत्र क्या होता है? CH3COOH। अब यहाँ पे यह जली विलयन में कितना हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा? तो एक ही तो यही है ना, एच, एक ठे देगा। कितना देगा जली विलयन में एच प्लस आयन? 1। तो एक देगा, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। अगर यहाँ पूछता H2SO4 में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बताइए, तो यहाँ पर कितना होता? यहाँ पर 2 आपका उत्तर हो जाता। यहाँ पर कितना होता? 2। अगर पूछे HCl में कितना है, तो अब बताइए HCl में कितना है? 1 है। HCl में कितना है? 1 है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार किसी भी अम्ल में पूछे तो जली विलयन में आप सोचिए, या फिर देखिए हाइड्रोजन परमाणु कितना है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा यह वाला हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे जो यह वाला हाइड्रोजन है अम्लीय, यानी कि H प्लस आयन जो उत्पन्न होगा वह, ठीक है, वही केवल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? 5.6 से कम होना चाहिए। 5.6 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, तो यह याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो यहाँ पे याद रख लेंगे जर्मेनियम। कौन है? जर्मेनियम। ठीक है, याद रखेंगे जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। ठीक है, इसी प्रकार आप यह भी याद रख लें कि आर्सेनिक क्या है? उपधातु है। एंटीमनी क्या है? उपधातु है। तो आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, यह उपधातु है, और सिलिकॉन हो गया, यह भी याद रखेंगे, सिलिकॉन। और एक अभी यहाँ पे था क्या? जर्मेनियम। यह उपधातुओं में याद रखिएगा। इसमें से कोई भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो पहला क्या है? आर्सेनिक यहाँ लिखे हैं, और यस भी मतलब एंटीमनी, और यहाँ सिलिकॉन, और यहाँ जर्मेनियम। इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो इसको तो रट लीजिए। ठीक है, कौन है? सिल्वर, Ag। कौन है? सिल्वर। ठीक है, यानी चांदी। अगला पीतल है। पीतल क्या है? पीतल है क्या? मिश्र धातु। पीतल एक क्या है? मिश्र धातु। तो पीतल में कौन कौन सी चीजें पड़ी होती हैं? तो याद रखने के लिए आप याद रख लीजिए पिताजी। क्या याद रख लेंगे? पिताजी। पिताजी नहीं, पिताजी। ठीक है, अब इसमें कैसे याद रखना है? पी से हो जाएगा पीतल, पी से हो जाएगा पीतल, और यह ता और जी मतलब ता से हो जाएगा तांबा पड़ा है, और जी से हो जाएगा जिंक पड़ा है। तो पीतल किसकी किसकी मिश्र धातु है? किन दो धातुओं की? तो तांबा और जिंक, तांबा और जिंक। तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक में क्या होता है? आयनिक यौगिक में धन आयन और ऋण आयन होते हैं, दोनों मिलकर बनते हैं। अब देखिए CH4 एक सहसंयोजी यौगिक है, CO2 भी सहसंयोजी यौगिक है, और यहाँ पे NH3 भी सहसंयोजी यौगिक है। तो आपका तो यह तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ कैल्शियम और कार्बोनेट मिलकर क्या बना रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट एक आयनिक यौगिक है। कैल्शियम कार्बोनेट एक क्या है? आयनिक यौगिक है। ठीक है, तो याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट एक आयनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो धातु तो सभी लोग जानते हैं, कौन सी धातु होती है? तो धातु जो है कमरे के ताप पर वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी? तो वह है कौन, आपकी बताएंगे? तो जो धातु है कमरे के ताप पर वह है पारा। फारा नहीं है, क्या है? पारा। ठीक है, यानी कि Hg। और जो अधातु है वह कौन सी है? तो ब्रोमीन है। कौन है? ब्रोमीन। ठीक है, कौन है? ब्रोमीन। तो याद रखेंगे इसको। ब्रोमीन जो है ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर किस रूप में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कौन अधिक अभिक्रियाशील है? इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी जाननी होगी, और रटना कैसे बताया गया है सक्रियता श्रेणी को? देखिएगा, कनक, कनक से मतलब के से शुरू होगा, और कनक का मतलब हो गया
के, फिर सोडियम और फिर कैल्शियम, तो ये हो गया कनक। कनक मांगे, मांगे मतलब Mg पहले, मांगे एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर से पड़ा है Pb, पड़ा है। अब आगे देखिए, यहाँ से नीचे ही लिखना है, पड़ा है इसके नीचे रहेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पड़ा है कुछ, हाँ जी, पड़ा है कुछ, हाँ जी, AgAu, ठीक है। अब देखिए, अब पूछ रहा है इसमें अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो बताइए, कॉपर कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, Hg कहाँ है, यहाँ है, और Ag कहाँ है, यहाँ, और यह है। तो सबसे अधिक क्रियाशील जो ऊपर है वह अधिक क्रियाशील होगा, तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा, कॉपर। कौन हो जाएगा, कॉपर। तो आपका आंसर इसमें कौन हो जाएगा, कॉपर। तो यहाँ पर रटने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे रटना है। कनक, यहाँ तीनों मिलाएंगे कनक हो जाएगा, मांगे एल्यूमिनियम, जिंक, फिर से यहाँ देखिए Fe के बाद यस्यन रहेगा, ठीक है, यस्यन, टिन, ठीक है। तो कनक मांगे एल्यूमिनियम जिंक फिर से पड़ा है कुछ, हाँ जी, AgAu, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे रट सकते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधातु है, कौन अधातु है। तो आपको पता है एल्यूमिनियम धातु है, और Au यानी सोना जो है वह भी धातु है, Fe माने लोहा, यह भी धातु है। कार्बन क्या हो जाएगा, फिर अधातु हो जाएगी। कार्बन क्या हो जाएगा, तो यह वाला आपका ऑप्शन तीनों गलत है। तो कार्बन क्या है, अधातु है। आगे बढ़िए, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो रट लीजिएगा इसको, यह भूगोल में भी पूछ सकता है आपसे और यहाँ पे भी पूछ सकता है। तो यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। आगे बढ़िए, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो कौन सा यौगिक है, जिप्सम। कौन सा यौगिक है, जिप्सम। तो जिप्सम को जब गर्म करते हैं तब जिप्सम से क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग डॉक्टर प्लास्टर लगाने में उपयोग करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, एक्वारेजिया यानी इसी को अम्लराज कहते हैं, एक्वारेजिया या फिर क्या कहा जाता है इसे, अम्लराज, ठीक है। तो यह देखिए अम्लराज। अब यह क्या है, इसमें HCl अम्ल होता है, लिखा है क्वेश्चन में HCl, और कौन है देखिएगा, HCl है और H2SO4 है, H2SO4, ठीक है। तो अब पूछ रहा है यह किस अनुपात में होते हैं इसमें। तो याद रखेंगे HCl तीन भाग होता है और एक भाग इसमें होता है आपका H2SO4। तो अनुपात कितना निकल कर आएगा, 3:1 यानी 3:1, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो 3:1, 3:1, ठीक है। तो 3 संबंध है 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अब स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व कौन से होते हैं। तो इसको याद रखना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे तो इसको याद ही करना पड़ेगा, निकिल होता है और होता है क्रोमियम, निकल एंड क्रोमियम, ठीक है। तो रट लीजिएगा इसको। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, किस धातु का गलनांक। तो आपको पता है कि बल्ब में फिलामेंट के रूप में गलनांक अधिक होने के कारण ही कौन सा चीज लगाया जाता है, टंगस्टन। तो आपको यह याद रखना है कि इसका गलनांक टंगस्टन का जो है सबसे अधिक होता है। आगे देखिए, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है, मतलब कि संरचना सूत्र, तो CH4 होता है। संरचना बनाएंगे तो इस प्रकार से बनती है, ठीक है। तो यहाँ बताइए कितने सहसंयोजक बंध हैं इसमें, 4। कितने हैं, 1 2 3 4। तो कितने सहसंयोजक बन गए, 4 बन गए। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। समजाति का मतलब सजाती होता है, ठीक है, सजाती। और सजाती को पता है आपको कितने का अंतर आता है, CH2 का। कितने का अंतर आता है, तो 2 क्रमागत यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर आता है। अब क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए, यानी फंक्शनल ग्रुप इनका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो समान होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर CH2 का हमेशा अंतर आएगा, CH2 का अंतर आएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप होगा तो समान होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम देखते हैं किसमें यहाँ पे यह अंतर है CH2 का। देखिए यहाँ तो 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन है, कार्बन 1 का अंतर है। लेकिन यहाँ H4 और H4 0 हो गया, तो H 0 हो गया। लेकिन अगला देखिएगा CH4 लिखा है, तो CH यहाँ पे, और यहाँ C2 हो गया, तो 1 का अंतर आया, ठीक है। तो C1 का अंतर आया। H का देखिए 4 से 6 हो गया, तो यानी H2, C1 H2, यानी यहाँ 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं था, तो CH2 का अंतर आ रहा है। तो हमारा दूसरा ही सजाती श्रेणी है, ठीक है।
यहाँ पे अगला देखेंगे तो इसमें क्रियात्मक समूह नहीं है, इसमें क्रियात्मक समूह है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अंतर कितना है, 2 है, 2 है तो 0 हो गया, C 0 हो गया, तो यहाँ पे ये पहले ही गलत हो गया, यह तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सही है 25वें में, तो CH4 और C2H6 जो हैं यह कैसी श्रेणी का निर्माण करते हैं, समजातीय श्रेणी का निर्माण करते हैं, यानी उसके यौगिक हैं। आगे देखिए जो है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, तो इसको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि Pb की जो वैलेंसी होती है वह कितना होती है, +2 होती है, और इसके बाद आपकी नाइट्रेट की जो वैलेंसी होती है वह कितना होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे -1 इसके पैर में गिरेगा तो, और यहाँ पे यह इसके पैर में गिरेगा तो क्या बनेगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, आगे देखिए यल्कीन का सामान्य सूत्र, यल्कीन लिखा है, नमकीन नहीं लिखा है, तो यल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो पहले यल्कीन का बताइए, तो CnH2n किसका होता है, तो यल्कीन का होता है, किसका होता है ये, यल्कीन का। ठीक है, तो यह हो गया यल्कीन, और यह किसका, इसके बाद अगर 2 इसमें से कम करेंगे तो फिर बन जाता है यल्कीन, क्या बन जाता है, यल्कीन, तो यही पूछा था आपसे। ठीक है, यह हो गया यल्कीन, और इसके बाद आपके पास है एल्काइन का कौन होता है, तो यह है एल्काइन का, लेकिन आपसे पूछा थोड़ा ये, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि एल्कीन का कौन होगा, एल्कीन का कौन होगा, तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा, तो यहाँ पे है Cn, देखिए मैंने लिख भी दिया है, और यह हो गया आपका ऑप्शन। ठीक है, CnH2n, यह एल्कीन है, ऊपर वाला कौन है, एल्काइन है, और यह कौन सा समूह बन जाता है, यह एल्किल बन जाता है, कौन बन जाता है, नीचे वाला एल्किल बन जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन यह वाला सही है, CnH2n। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी है, तो समजातीय श्रेणी होने के लिए क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए और CH2 का अंतर आना चाहिए। तो पहला देखिएगा CH2 का अंतर, तो यहाँ पे देखिए C कार्बन 1 है, यहाँ 3 हो गया, तो यानी 2 का अंतर आ गया, तब तो यह पहले ही गलत हो गया, कार्बन 1 का अंतर आना चाहिए। अगला देखिए C, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पे OH है, क्रियात्मक समूह देखिए अलग हो गया, यहाँ OH है और यहाँ क्या है, CHO है, तो यह क्रियात्मक समूह है, तो यह ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर CHO सेम है, अच्छी बात है, यहाँ बराबर हो सकते हैं। अब देखिए CH2 का अंतर ढूंढिए, केवल यहाँ पर कार्बन 1 को नहीं था, यहाँ 1 आ गया, तो C1 तो आ गया, 1 कार्बन बढ़ा है तो 1 आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ H 1 था, यहाँ पे H 3 हो गया, तो आपका 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, तो यहाँ पर C1H2 का अंतर है, यानी कि यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही है, समजातीय श्रेणी की यौगिक है। ठीक है, या समजातीय श्रेणी का निर्माण करेंगे ये यौगिक। अगला देखिएगा प्रश्न, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस से बनाती है, तो आप याद रख लीजिए कौन कौन सी धातु है, तो सोडियम है, सोडियम, ठीक है, सोडियम है और पोटेशियम है और कैल्शियम है, जो कि अगर ठंडे जल से क्रिया करेगी, ठंडे जल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। किसका गैस निर्माण, किस गैस का निर्माण करेगी, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। तो यहाँ पे देखिए तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है, तो 3 ऑप्शन तो आपके पहले गलत हो गए, यहाँ बचा C वाला पोटेशियम, तो पोटेशियम आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे कह रहा है श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है, श्रृंखलन का, श्रृंखला बनाने का एक ही तत्व है कार्बन, तो आप यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, कार्बन। धातुओं के लिए कौन सत्य है, सत्य नहीं है, धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है, तो अब देखिएगा धातुएं सदस्य संयोजक बंध बनाती हैं, नहीं, गलत जवाब। धातुएं धनायन बनाती हैं, बिल्कुल सत्य है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल सत्य। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा असत्य हो गया, तब आपका यह वाला, तो असत्य होने के कारण ही आपका ऑप्शन जो है ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़िए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बन जाएगा, बताइए जिप्सम से बना था प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी से क्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम, क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, एथेनॉल की सोडियम से क्रिया कराने पर, एथेनॉल की सोडियम से क्रिया कराने पर, तो एथेनॉल का जो अणुसूत्र होता है C2H5OH होता है, अगर इसकी क्रिया सोडियम से करा दी जाए तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे C2H5 क्या बनेगा, C2H5ONA बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया, यहाँ पे C2H5ONA बन गया, और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी, तो H2 गैस निकलेगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो O2 है नहीं, H2 है नहीं, H2 है, सॉरी H2 है, H2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पे लिखा है मेथेन का संरचनात्मक सूत्र। मेथेन में कितने कार्बन होते हैं? एक कार्बन होता है। देखिए पहले में 2 कार्बन है, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, तो पहला आपका गलत हो गया, ठीक है, तो पहला गलत हो गया। इसमें भी 2 कार्बन है, गलत। यहाँ पे डी में देखिए 3 कार्बन है, यह भी गलत हो गया। तो अब बचा कौन? तो बचा है CH, यहाँ पे देखिए C और 4 हाइड्रोजन, तो यही है मेथेन का आपका फार्मूला, संरचना सूत्र, ठीक है। तो देख लीजिए, तो बाकी 3 गलत हैं ऑप्शन। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35, यानी कि सूर्य के प्रकाश और क्या लिखा है, पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो आपको पता है कि यह कौन सी अपक्रिया है, यह है प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया और इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। 36 देखिएगा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा। कौन सा यौगिक क्या होगा, प्रयुक्त होगा। अब आप खुद बताएंगे इसमें कौन सा यौगिक आएगा। बताइए, कहीं पर भी निर्माण में कहीं पर पोटेशियम आया है? नहीं आया है, तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में आते हैं सोडियम आया है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अब सी वाले में देखिए अमोनिया है, अमोनियम आयन कहीं आया है हमारे अपक्रिया में? नहीं आया, तो गलत हो गया। यहाँ कैल्शियम है, तो कैल्शियम आयन कहीं आया है? नहीं आया, गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, NaOH, ठीक है। इसे कहते हैं एलिमिनेट करते हुए लगाना, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा 36 के बाद 37 नंबर, यहाँ प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल, अल आया है, अल माने एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड किस क्रियात्मक समूह को दर्शाता है? CHO। यहाँ देखिए एल्डिहाइड का जो है यह CHO होता है, ठीक है। तो आ गया एल्डिहाइड, प्रोपेनल। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा याद रखें 7 होता है। यही अशुद्ध जल का या शुद्ध जल का भी होता है, ठीक। और प्रबल जो है अम्ल और प्रबल जो है क्या मिलाए जाएं? क्षारक मिलाए जाएं, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलकर उदासीन बनाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, और यहाँ पर उनका भी पीएच मान 7 आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में कीटोन है। कीटोन क्या होता है? ओन। अब बताइए किसके अंत में ओन आया है? तो यह तो आल आया, यह भी आल आया, यह आया ओन, ठीक है। तो इसी को ऑन पढ़ते हैं, ओन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, कीटोन, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, कार्बोनेट गैस की सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया कहलाती है। आपको याद रखना, कार्बोनेट वाला जब भी गर्म करेंगे अयस्क, वह निस्तापन कहलाएगा। कार्बोनेट का निस्तापन होता है और सल्फाइड का क्या होता है? भर्जन। तो याद रखेंगे सल्फाइड का क्या होता है? भर्जन होता है, ठीक है। सल्फाइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है, ठीक। आगे देखिएगा, तो हमारा 40 हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग 41 पे। तो अब देखिए बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व, देखिए हम डिसाइड किससे करेंगे? डिसाइड किससे करेंगे? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डिसाइड होगा हमारा, 1 मिनट देखिएगा, यहाँ पे डिसाइड होगा हमारा 4 से। अगर 4 से कम है, अगर 4 से कम है, तो 4 से कम वाला तत्व क्या होगा? धातु होगा। 4 से अगर बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो धातु होगा, और 4 से अधिक है तो क्या होगा? अधातु होगा। 4 से अधिक है तो क्या होगा? अधातु होगा, ठीक है। यही याद रखना है। तो बताइए, अब 7 इलेक्ट्रॉन कह रहा तो 4 से अधिक है तो यह क्या होगा? आधातु होगा। क्या होगा? आधातु होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 के बाद 42 पे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, असंतृप्त होता है। सिंगल बॉन्ड वाले क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं। यानी एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं असंतृप्त होते हैं, और एल्केन जो होता है वह क्या होता है? संतृप्त होता है, ठीक है। एल्केन जो होता है संतृप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए CH2 लिखा है ना, तो यहाँ पे C2H2 लिखा है, तो C बनाइए और इसके बाद 2 C है तो दोनों को सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन 2 है तो एक एक बांट दीजिए दोनों में, तो दोनों में एक एक बांट दिया। लेकिन अभी भी हाइड्रोजन जो कार्बन है 4 बंध बनाता है, तो यहाँ पे इसका 2 खाली है और इसका भी 2 खाली है। तो अगर मैं यहाँ पे बना दूँ एक और, तो यहाँ पे हो गया कितना? तो आपको दिख जाएगा आराम से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। तो यानी कि सीधे दिख गया कि यही आपका जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। और अगर सिंगल बॉन्ड आता सब जगह तब हम कहते हैं संतृप्त है, लेकिन यह तो क्या हो गया? असंतृप्त। बाकी को दे सकते हैं। मेथेन जो है इसमें देखिए इस तरह से 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड हर जगह है।
कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यह देखिएगा तो मेथेन हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो यह भी जो है यह मेथेन है, यह एथेन है, यह प्रोपेन है, तो सब जगह सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो C2H2 आपका सही उत्तर है। आगे बढ़िए। प्रोपेन नल में क्रियात्मक समूह, अब नल मतलब एल्डिहाइड होता है, अल मतलब एल्डिहाइड होता है, तो एल्डिहाइड का भी आप करके आ चुके हैं, तो CHO होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 44। एक तत्व क्या है, तत्व के क्लोराइड का क्या है सूत्र, MCl2 है, MCl2। तो पहले आप बताइए, एक यम तत्व है और Cl मतलब क्लोरीन होता है, क्लोरीन के सर पे -1 होता है और इसके सर पे हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको लिखा है Cl2, यहाँ पे क्या लिखा है, Cl2, तो इसके सर पे +2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, यानी कि यम का जो है बैलेंसी +2 है। तो अगर हमें इसके साथ ऑक्सीजन की क्रिया करानी है, ऑक्साइड बनाना है इसका, तो क्या बनाना है, ऑक्साइड बनाना है, तो इसके सर पे +2 है और ऑक्सीजन के सर पे -2 होता है, तो यह दोनों मिलके आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम है, तो MO बन जाएगा। जो यम है उसका क्या, यम के तत्व का ऑक्साइड, तो MO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MO हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे MO, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, क्लोरीन के अणु में। तो देख लीजिए, यह जान लीजिएगा कि जितने भी आपको क्लोरीन गैस है, क्लोरीन का अणु है, फ्लोरीन का अणु बन जाए, ठीक है, हाइड्रोजन का अणु बन जाए, तो उसमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है। आपको बताया गया है जब थियरी पढ़ाई जा रही थी, तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सहसंयोजी बंध है, लेकिन कितने, तो Cl2 देखिए, Cl2 का जो संरचना निर्मित होती है वह इस तरह से होती है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो कितने आबंध आए बीच में, तो एक आबंध आया, तो एक सहसंयोजी इसमें बंद होता है, एक सहसंयोजी बंद होता है। 46 देखिएगा, कार्बन को वायु में जलाने पर, कार्बन को वायु में जलाने का मतलब C की क्रिया ऑक्सीजन से कराइए, यानी इसमें दहन कराइए, तो CO2 गैस बनती है। क्या बनती है, CO2 गैस बनती है। तो अब बताइए कौन सी अपक्रिया हो गई, तो दो अभिकारक मिलकर एक क्या बना रहे हैं, अब उत्पाद बना रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया है, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन सी अपक्रिया हो गई यहाँ पर, संयोजन, ठीक है। आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा नहीं है, आप सीधे बताइए। हैलोजन यहाँ पे पहला शब्द है, तो यहाँ पे कॉलम A को कॉलम B से मिलाना है। यहाँ पे एक लिखा है, एक चीज लिखा है, हैलोजन। क्या लिखा है, हैलोजन। तो हैलोजन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे हैलो एल्केन लिखा, हैलो एल्केन लिखा, हैलोजन की बात नहीं करेंगे, पहले हैलो एल्केन। तो यहाँ पे एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए हर जगह, और हैलो मतलब होता है हैलोजन्स। तो हैलोजन्स में कौन कौन शामिल होते हैं उनको जान लीजिए। तो हैलोजन्स में हमारे शामिल होते हैं जो होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी होते हैं हैलोजन। तो अब बताइए सिंगल बॉन्ड हर जगह हो और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई आया हो, तो आपको देखिए दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ है एल्कोहल यानी OH आया हो, तो OH देखिए केवल एक जगह आया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए पहले से मिल जाएगा, ठीक है। कीटोन माने ओन, और कीटोन हमेशा बीच में आता है, डबल बॉन्ड CO, कीटोन को डबल बॉन्ड CO दर्शाते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पे है, देखिए यह बीच में आया है, ठीक है, कीटोन है। ये एल्कीन, जहाँ पे डबल बॉन्ड आया हो, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर है, ठीक है। अब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, बताइए। तो A का सही है 2, तो A का सही है 2, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन, पहले तो यह वाला गलत हो गया, एलिमिनेट कर दीजिए। अब A का सही हो गया 2, अब यहाँ पे B का सही हो गया 1, तो B का 1 देखिए, यहाँ पे तो 4 है, तो यहाँ पे यह भी गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है 48, तो 48 पे आते हैं। क्या लिखा है, कार्बन परमाणु की संयोजकता, बहुत ईजी है, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, ठीक है, और कितने सहसंयोजी बना सकता है, 4। अगला देखिए, अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुएं हैं, तो जो आवर्त सारणी है उसमें पहला जो वर्ग है उन्हीं को क्षार धातुएं कहते हैं, और वह कौन सा वर्ग मिलेगा आपको, तो आप जान लीजिए यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। और भी जानना है तो जान सकते हैं, लिथियम, पोटेशियम है, सोडियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ठीक है, फ्रेंसियम है, ये सभी जो धातुएं क्षार धातुएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 49 प्रश्न केमिस्ट्री से संबंधित किए, और इसी प्रकार हम फिजिक्स के प्रश्नों को बहुविकल्पी जो है उनको करेंगे। तो इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कर दें जो हाई स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।